देवेंद्र बलहारा जी बहुत वधिया बोलते हैं सरकार की किसी भी नीति के उत्ते, किसी भी नहीं मैं कहता, मैं ये कहना भी ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ खराब ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ? एकदम परफेक्ट। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜੀ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। मुकाबले च पंजाब नूं की देखते हो भी कित्थे जे ना? है मैं सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरा इंडिया देख रहा हूँ। अभी हमारी अक्टूबर में एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है, ट्रेनिंग एक बोकारो में होनी है, झारखंड में, और यूपी में होनी है, बंगाल में अभी हम करके आए हैं, उड़ीसा में उससे पहले हमने ट्रेनिंग की थी। पूरा इंडिया, इसका मतलब पूरे इंडिया में अपना मोर्चे के साथी हैं। जनता सरकार मोर्चा ने जो विजन और जो बातें आपको बताई थी 2021 और 22 में, मेरा चैनल है निडर इंडिया, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया था। तब मैंने एक बात कही थी कि इस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम बनाया, जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, जिस पूरे ग्लोबल एलिट्स की मैं बात करता हूँ, उस सिस्टम के खिलाफ दो स्टेट सबसे स्ट्रांग रहे हैं, एक पंजाब और एक बंगाल। बंगाल से वो एंटर किए थे, अंग्रेजों की जो एंट्री हुई थी, और पंजाब इस तरह अफगानिस्तान के रास्ते से अगर आप आते हो तो पंजाब एक तरह से उनका एक एंट्री का द्वार था। और अगर सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जो इसमें बुद्धि के मामले में सबसे ज्यादा और क्रिएटिविटी के मामले में सबसे आगे रहते थे, वो बंगाल के लोग रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं से आते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वहीं से आता है, और दूसरे मतलब खूब चटर्जी बनर्जी कितने सारे वहीं से आते हैं। और इधर आप देख लेंगे महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के भगत सिंह तक का जो दौर आप देखेंगे, यहां लड़ाके आते हैं। और उनके षड्यंत्र को समझना और फिर भारत की जनता को बचाना, ये दोनों सिरों से जारी रहा। पंजाब को तोड़ना उनके एजेंडा में शामिल था, और साथ में बंगाल को तोड़ना भी। आप देखेंगे बंगाल का और पंजाब का ही विभाजन सबसे ज्यादा हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बनाया गया था वो हिंदू मुसलमान के मसले पर बनाया गया था, बताया तो यही कि आपको ये बताया गया और पढ़ाया गया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो पूरा का पूरा पंजाब को तोड़ने के लिए बनाया गया था। कैसे? देखिए, जो आक्रांता रहे हैं उनका पहला प्राइमरी टारगेट क्या रहता है कि किसी भी तरह से मूल जो निवासी है वहां का, वो वहां ना रहे और वहां रहने में गर्व महसूस ना करे और किसी तरह से अपने इतिहास को भूल जाए। ये प्राइमरी टारगेट है जी। कारण क्या है? यदि आपके पास अपनी मातृभूमि से जुड़ा कोई ऐसा वाक्य नहीं है या कोई ऐसा इतिहास नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर आप गर्व कर सको, तो आप उसको छोड़ने में मिनट नहीं लगाओगे। परंतु यदि उसके साथ जुड़े रहने में आपको गर्व महसूस होता होगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। तो पंजाब चूंकि इनके टारगेट पे सबसे पहले आता है, पहले पंजाब आपको लगता है कि सिर्फ इसी को पंजाब कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी पंजाब है और हरियाणा भी पंजाब है, और हरियाणा नहीं, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का और ये सहारनपुर का एरिया ये भी पंजाब है। यानी कि इस भारत भूमि पर अगर हम एशिया महाद्वीप के साउथ की, जब हम दक्षिण की जब हम बात करें, उस दक्षिण खंड में सबसे उपजाऊ भूमि अगर कहीं की है तो वो केवल पंजाब की है। तो पंजाब को पहले तोड़ा यूपी, फिर यूपी और पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी और पंजाब। तो अब जो सबसे उपजाऊ भूमि है वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस एरिया के ऊपर यदि किसी को कंट्रोल चाहिए तो इसके लिए दो ही रास्ते बनते हैं, या तो यहां का आदमी जमीन को बेच दे, या यहां का आदमी यहां से पलायन कर जाए, या फिर वो इस जगह को खुद ही मतलब एक्वायर होने में या किसी तरह से देना चालू कर दे।
चाहे आपके पंजाब की लैंड पूलिंग की मतलब पॉलिसी हो, चाहे इससे पहले खेती के 3 कानून हो, चाहे इससे पहले की सरकारों के लक्षण हो, उसमें जमीन पहला टारगेट, यहां का यूथ दूसरा टारगेट, पंजाब की बदनामी तीसरा टारगेट और पंजाब को उसकी विरासत से दूर करना चौथा टारगेट रहा है। पंजाब यदि अपने गुरुओं से अलग हो जाएगा, यदि अपने 10 गुरुओं से अलग हो जाएगा और उनकी बाणी को सेकेंडरी पोजीशन पर रख करके यहां का बच्चा अगर ए फॉर एप्पल पढ़ना चालू कर देगा, गुरुमुखी को अगर छोड़ देगा, और यहां पंजाब में आदमी को यह कह दिया जाए कि पंजाब की धरती पर कुछ नहीं है, जबकि बिल गेट्स के निशाने पर सबसे पहले पंजाब आता है। 5 नदियां किसी और स्टेट में इतनी खूबसूरती से इतनी उपजाऊ भूमि नहीं देती हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल तलहटी पे बसा हुआ एक ऐसा प्रदेश जहां आप जो चाहें वो फसल उगा सकते हैं। साथ के साथ यहां की जलवायु आपके पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए और व्यक्ति के लिए जबरदस्त तरीके से फायदेमंद है। अब इन लोगों को यहां से हटाया कैसे जाए? पहले नंबर पर यह बताया गया कि भाई आपको विदेश जाना है, तो पंजाबियों को ही सबसे ज्यादा विदेश में माइग्रेशन करवाया गया। बल्कि सिर्फ माइग्रेशन नहीं करवाया गया, पगड़ी देख करके उनको वहां तरक्की दिखाई गई ताकि यहां के यूथ को वहां के लिए लालच दिया जा सके। और फिर आपके हर शहर में छोटे छोटी दुकानें खुली जिनका एकमात्र टारगेट था माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड माइग्रेशन। जो माइग्रेशन के जाल में नहीं फंसे वो अगले नंबर पर आए तो उनके यूथ को दे दिया गया नशा, नशा और नशा। जो पंजाब के एरिया के नजदीक का चलता एरिया है, वहां पर ऐसे पॉलिटिशियंस को तवज्जो दी गई, वहां ऐसे पॉलिटिशियंस को बढ़ावा दिया गया जिनकी गुंडागर्दी की मिसाल रही है, जो गुंडागर्दी में टॉप पे रहे हैं, जिनके पास पैसे की भरपूर आवाजावी रही है और जिनको पूरी तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त था। उन लोगों ने इतनी खेप पंजाब के अंदर ला दी कि उसकी नौजवानी तहस नहस होने लगी। अब वहां के माँ बाप को एक चिंता सताई कि यार यहां तो बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है, अब हमारे बच्चों को यहां से बाहर पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। नौजवानों को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेज दिया गया। और उसके बाद आपने देखा ही होगा, जो बच्चा एक बार अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपने जहां वो पैदा हुआ है गांव को छोड़कर गया, वो वापस आया ही नहीं। बिल्कुल। इसी दौरान दीप सिद्धू जैसे लोग जिनका आपने जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग, और अभी जिस नौजवान की आप बात कर रहे थे जिसको गोली मार दी गई, ये सारे वो लोग थे जो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे। जो भी इस गेम को बताएगा कि ये काम केवल और केवल आपकी जमीनें छीनने के लिए हो रहा है, किसी भी तरह से आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है या तो पंजाब को छोड़ करके चले जाओ, या तो इस धरती से दूर हो जाओ, और अगर नहीं जा रहे हो तो चुप हो जाओ। यदि नशे से बात नहीं बनी, माइग्रेशन से बात नहीं बनी, दारू की सप्लाई से बात नहीं बनी, यदि आपको इस मतलब किसानी खत्म करने पे बात नहीं बनी, तो फिर कृत्रिम रूप से बाढ़ ला करके आपको खत्म किया जाएगा। किसी भी तरीके से जो पहले आक्रांता लोग करते थे, पहले आक्रमण करते थे, उनको गाड़े बोलते थे, पहले गाड़े अटैक करते थे तो लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे। अब वो नहीं आते हैं, अब कृत्रिम तरीके से आपके ऊपर दूसरी गाज गिरती है। ये जो आपके पंजाब के हालात खराब करना है, ये उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसमें जो भगवंत मान है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। क्योंकि बीजेपी की ही मतलब बी टीम जो है वो केजरीवाल है। कहीं पर जहां कांग्रेस के सीधे टक्कर में बीजेपी नहीं आ सकती है, केवल वहां पर पहले केजरीवाल लाया जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर देखो, कांग्रेस के सामने कहीं पर बीजेपी स्टैंड नहीं करती थी तो एक थर्ड पार्टी को वहां लाया गया, पहले केजरीवाल लाया गया, फिर केजरीवाल के सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करते चले गए, दिखाया गया कि केजरीवाल खाली हो गया और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तो पंजाब में भी आने वाले इलेक्शन से पहले यदि आम आदमी पार्टी के एमएलए और एमपी बीजेपी ज्वाइन करने की तरफ चल पड़े या फिर कैप्टन अमरिंदर को ज्वाइन करने की तरफ ना चल पड़े, तो फिर मतलब इसमें अचरज मुझे नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता वहीं से होकर के जा रहा है कि किसी तरह से अकालीस के पास ना जाए, किसी तरह कांग्रेस के पास ना जाए, क्योंकि उन लोगों के प्रति पहले से ही नफरत फैलाने का काम इस सोशल मीडिया और दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कर दिया है। और अब किसी नए मतलब क्योंकि
पंजाबी जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किसी को भी वोट दे करके कोई नया चेहरा लेकर के कोई चल इसमें देख देते हैं और चल देखी जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। तो वो सीन ना हो जाए, मुझे थोड़ा सा इस चीज पे मतलब ये चिंता भी आप कह सकते हो। बलहारा, जैसे आपने बताया कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾੜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ थोड़ा सा और एलैबोरेट करो इस बारे। एक मैं नाम पूरा नहीं लूंगा, जानबूझ के खामखाई किसी का नाम प्रचारित करो। दिल्ली का एक मंत्री है सिरसागर के, उसने अभी अभी धन्यवाद किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का और IIT मद्रास का, और ये कहा है कि हम दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए अक्टूबर में और नवंबर में बारिश लेकर के आएंगे, कृत्रिम बारिश लेकर के आएंगे। इसी बारिश को इन्होंने रामगढ़ जो डैम है जयपुर के पास, वहां पर 2 घंटे बरसा करके एक ट्रायल किया था पिछले महीने में, और पूरे देश को यह बताया कि हमने कृत्रिम बारिश करने में महारत हासिल कर ली है। थोड़े से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ बारिश करने में महारत हासिल नहीं की है, बारिश रोकने में भी महारत हासिल कर ली है। फिर थोड़ा और डेप्थ में जाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ये काम अपने दुश्मन कंट्रीज के ऊपर 1965 में कर चुका है। अच्छा, 2 महीने तक मानसून को एक्सटेंड करवा के वहां की पूरी फसलों को और पूरी जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम जो है वो अमेरिका कर चुका है। 1965 का दौर आप चेक कर लीजिए। फिर इससे पहले पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि कृत्रिम रूप से बारिश करने का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये साइंस है, जो हार्प टेक्नोलॉजी है, तो 1945 से चल रही है। तो मतलब यानी आज तक किसान को बर्बाद किया गया है। देखिए कितने शानदार तरीके से बर्बाद किया गया। जब किसान को दिखाया गया कि आपकी फसल ज्यादा बारिश से या बारिश के कम होने से खराब हो सकती है, तो उसके नाम पर आपका पैसा लूटा गया 3 जगह से बीमा कंपनियों के जरिए। बीमा कंपनी को जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो एक स्टेट की सरकार से जाती है, एक सेंटर की सरकार से जाती है, और एक किसान की जेब से पैसा कटता है। अब 3 जगह से पैसा कटने के बाद उसका बीमा होता है, और जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है पानी में, तो वो कहते हैं कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। पंजाब में भी आप देखेंगे जब तक पूरा स्टेट आ गया था, उस पूरे स्टेट को आने में, यानी उस स्टेट को जब बाढ़ ने जब प्रभावित किया तो पूरे भारत से दूसरे स्टेटों से भी लोग मदद के लिए आ गए थे, लेकिन सरकार का अभी तक केवल और केवल रिपोर्ट ही बन रही है कि कितना नुकसान हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि आपके पास बारिश को कंट्रोल करने की साइंस है और आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप किसान को बर्बाद करने के लिए नहीं करोगे, इस बात की कौन गारंटी देगा? पहले नंबर पर हमें यह बताइए। क्योंकि खेती के 3 कानून, नशे की सप्लाई, अर्थव्यवस्था का चौपट होना और सबको बर्बाद करना, इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकारें केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, किसान कहीं पर नहीं है, जनता उनकी प्रायोरिटी पर कहीं भी नहीं है। दूसरा नंबर, जो डैम बनाया गया था, उस डैम से आपको लाभ क्या है? आपको क्या बताया गया? डैम बनाया गया तो आपको बताया गया कि नदियों का पानी हम संचित करेंगे और जब हमें जरूरत होगी तब हम खेती के लिए उपयोग करेंगे। क्या किसान को जब जरूरत पड़ी खेती के लिए पानी मिला? उसको नहीं मिला। जब उसे पानी मिला ही नहीं तो इतने सालों से इस बने हुए डैम का करना क्या है? असली खेल। अच्छा, फिर पता है चला कि क्या डैम से बिजली बनाने का काम होता है, आपको यह भी बताया गया। लेकिन 1,70,000 किलो यूनिट, जो मतलब जितनी यूनिट की जरूरत होती है, मतलब मेगावाट की जो बिजली की जरूरत होती है, उसका मात्र 1700 मतलब किलो मेगावाट जो उसका यूनिट है, यानी कहने का मतलब मात्र 10% भी इन जो डैम है उनसे नहीं बनता है। तो जब आपके टोटल जो खपत है पूरे देश के अंदर, उस खपत का मात्र 10% भी डैम से नहीं बन रहा है, तो फिर उनके ऊपर पूरी लागत का 40% तक वेस्ट करना कहां तक जायज है? तीसरी बात, डैम जो है वो 40 साल या 50 साल मैक्सिमम जो है झेल सकता है, क्योंकि उसके बाद वहां कुछ ना कुछ तरेड़ आ जाएंगी, दरारों में पानी घुस जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो जब तक तो डैम बन ही रहा है,
फायदा अभी तक हुआ नहीं है। डैम खतरनाक पोजीशन पर पहले ही पहुंच गया है, ऊपर से बादलों से, ऊपर से पहाड़ों से आकर के रेत आकर के वहां इकट्ठा वैसे ही हो गया है। अब वो डैम वहां की आबादी के लिए खतरनाक हो चुका है, वाटर बम बन गया, अब वो बम बन गया है। और कमाल की बात यह है कि उसको लोग सोच रहे हैं कि आपके फायदे के लिए बना था। असली खेल यदि आप जाके देखोगे, अगर इसका आरटीआई डालकर देखोगे, सरकारों से पूछोगे और आपके पास अंदर कोई आदमी बैठा हो उससे पता करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा इंडस्ट्रीज को अनलिमिटेड बिना रुकावट के वाटर को सप्लाई देने के लिए ये डैम बने हैं, ना कि किसी जनता के फायदे के लिए। और वो फैक्ट्रियां जब पूरा पोल्यूशन करके, पानी को खराब करके, केमिकल मिला करके जब वापस आपको देती हैं, उस सारे पानी को या तो नदियों के अंदर डंप किया जाता है या फिर अंडरग्राउंड पानी में रिवर्स बोरिंग के जरिए नीचे जाकर के आपका पानी खराब किया जाता है। पूरे पंजाब में जहां शुद्ध पानी होना चाहिए अपने आप से, उस पानी को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जाता है। यह स्टेशन, ये पोजीशन फिर से वहीं आकर रुकती है। किसी भी तरह से पंजाब के आदमी को यह यकीन दिलाना है कि पंजाब रहने लायक नहीं है। इसी खेल का हिस्सा ये आकर के जुड़ता है। फिर आपको पता चलेगा पेस्टिसाइड का आना, हरित क्रांति के नाम पे मशीनों का आना, हाइब्रिड बीजों का आना, अस्पतालों का खुलना, ये सब इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ठीक है बलहारा जी, मैं थोड़ी गल मान ली कि एक सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर मान लो साड़ी धरती नूं उन्होंने पोल्यूटेड करता, पेस्टिसाइड नाल करता, साड़ी हवा भी पोल्यूटेड हो गई, पानी भी पोल्यूटेड हो गया जी। आखिरकार फिर उन्हों दे किस काम दी है साड़ी जमीन? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि जे असी नहीं रह सकते, वो भी तो मनुखी है, वो किहड़ा डायनासोर है कुछ? मैं आपको बताता हूं, जो इस गेम को अभी फिलहाल चला रहे हैं वो कार्ल श्वाब चला रहा है और बिल गेट्स चला रहा है। बिल गेट्स के पास पूरे अमेरिका में 3.25 लाख एकड़ जमीन है, जिसे वो छोटे छोटे किसानों को बर्बाद करके उसने ली है। उतनी जमीन में उतना अनाज पैदा हो सकता है कि पूरी दुनिया को अभी खिला सकता है बड़े आराम से। अब उसने पंजाब को यह यकीन दिला दिया कि तुम्हारी धरती यहां रहने लायक नहीं है और आप लोगों को माइग्रेट करने का रास्ता उन्होंने तय कर दिया, जो कि अभी भगवंत मान कर रहा था थोड़े दिन पहले। इसने क्या कहा था कि गांव से माइग्रेट करके शहर बना देंगे हम। मालूम भी नहीं है किसी को, लैंड पूलिंग के तहत उसमें वो आपको माइग्रेट करने का काम कर रहा था। माइग्रेशन में गांव छुड़वाना है आपसे किसी तरह से, और एक कबूतर खाने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके आपको वहां रखना है। अब आपकी जमीन आपके पास नहीं है क्योंकि आप कर्जदार हो चुके हो। पंजाब में मुझे नहीं लगता 1% भी किसान होगा जो कर्जे में नहीं है। बिल्कुल सही मतलब 99.9% के करीब किसान जो हैं वो कर्जदार हैं, और वो इतने कर्जदार हैं कि उनके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। यानी आज अगर बैंक ये कह दे कि हमको आपसे आपका कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा वरना हम बर्बाद हो गए हैं, और आप अगर कर्जा नहीं चुका सकते तो आपकी जमीन हमको नीलाम करनी पड़ेगी, तो 1-1 करोड़ की जमीन आपकी 20-20 लाख में, 10-10 लाख में, 1-1 लाख में, बल्कि जो आपका किसी कृषि कार्ड है वो तो 1 लाख में है, वो आपको छोड़ना पड़ेगी जमीन। उससे बदले में फिर किसान सोचेगा यार इससे बढ़िया तो एक्वायर ही करवा लेता, इससे बढ़िया तो मैं इसको बेच ही देता, तो वो उसको 20 लाख 50 लाख में बेच देगा। अब जमीन हो गई उनकी। आपने लॉकडाउन के दौरान एक चीज देखी होगी कि मात्र 21 दिन के लॉकडाउन में आपको यहां से पहाड़ दिखने चालू हो गए थे और बिल्कुल पानी नदियों का एकदम शुद्ध हो गया क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि नदियां साफ होने में मुश्किल से महीना भर लगेगा और मिट्टी को दोबारा अपनी उपजाऊ वापस आने में मात्र 3 साल लगेंगे, और नीचे का पानी साफ करने में 3 साल ही लगेंगे। अर्थात 3 साल के बाद आपकी जमीन के वो मालिक होंगे और आप वहां पर मजदूरी कर रहे होंगे। ये पूरे खेल का हिस्सा है। इसलिए ये मत कहिए कि उनके किसी काम का नहीं है। उनको पता है कौन सा पानी कब कैसे ठीक करना है, कौन सा केमिकल डाला हुआ है। आपके पास लैब नहीं है, आपके पास रिसर्च मटेरियल नहीं है, आपके पास उस पानी को शुद्ध करने की मशीन नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है भाई, जो इस जमीन को लेना चाह रहे हैं। हल की है बलहारा जी? तो प्रॉब्लम होगी, तो सोल्यूशन की है? हाँ, सोल्यूशन देखो, वैसे सोल्यूशन प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो सरकार ने आपकी जमीन को कब्जे में कैसे लेना है। अडानी को जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो दिया जा चुका है, तो यानी इसका मतलब यह हो गया कि जब किसान की जमीन नीलाम होगी तो उसका मालिक हो जाएगा बैंक,
और बैंक का मालिक अगर अडानी हुआ तो उसका मालिक हो जाएगा अल्टीमेटली हो अडानी। जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि यह सारा खेल चलता कैसे है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू रूल के ऊपर, लैंड रेवेन्यू रूल को समझना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू रूल के मुताबिक इस देश के अंदर भारत के ओरिजिनल लोगों ने अंग्रेजों को व्यापार करने की जो परमिशन दी थी वो 1870 में दी थी, जिसकी मियाद 1969 में खत्म हो चुकी है। 100 साल लीज वाला जो 99 ईयर्स के लिए जो लीज थी। तो जितने भी व्यापार आधारित जो मसले हैं, क्योंकि भारत कभी भी व्यापार आधारित देश नहीं रहा है, यह उत्पादन आधारित देश रहा है। इसमें उत्पादन इस तरीके से होता था कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए, जैसे एक कुम्हार है, उसको सर्वाइवल के लिए इतने डंगर चाहिए, इतनी भैंस या गाय चाहिए, इतना दूध मतलब, और इतना घी चाहिए, उन गाय भैंसों के लिए इतना चारा चाहिए। तो गांव में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता था कि एक कुम्हार को 20 जमींदारों के परिवार मिल जाते थे कि ये 20 परिवारों से घास लेकर के आना, यहां से अनाज लेकर के आना, यहां से अपनी जरूरतों का सामान लेकर के आना। इसी तरह से नाई को, इसी तरीके से धोबी को, इसी तरीके से सुनियार को, इसी तरीके से कुम्हार को, इसी तरीके से चमार को, इसी तरीके से भंगी को, सबको यह बटा हुआ था कि भैया ये समाज आधारित व्यवस्था चलेगी, ना कि व्यापार आधारित। वहां व्यापार नहीं होता था, वहां व्यवहार होता था। और यह देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति को अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो उसके बदले में उसकी बेइज्जती ना हो, वो सब कुछ सम्मान के साथ हो। यानी कि यदि आप इस व्यवस्था से लड़ना चाहते हो तो इस व्यवस्था से लड़ने का एकमात्र रास्ता यह है कि गांव के अंदर प्रत्येक घर को उत्पादन आधारित बनाने की जरूरत है और हमारा व्यवहार आधारित जीवन हो, ना कि व्यापार आधारित। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो मैंने अपने घर, अपने गांव की कैलकुलेशन की थी। मैं अपने गांव की कैलकुलेशन यदि आपको बताऊं, जो कि मेरी डायरी में यहां पर लिखा हुआ है, ये कागज रखे हुए हैं, मैं इसमें जब आपको पूरी तरह से डिटेल जब मैंने दी, ये देखिए मैंने इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है मेरे गांव का, ये जाट कम्युनिटी का, ये ब्राह्मणों का, ये वाल्मीकियों का, ये कश्यप का, ये चमार का, ये गडरिये का। इस तरह से जैसे इंश्योरेंस का 0 है, यहां तो 0 लिखा हुआ है सब घरों का। ठीक है, तो टोटल मेरे गांव में जो हमने कैलकुलेशन किया 1800 घरों का ये डाटा। हर घर में जा करके इस तरीके से, ये देखो, अच्छा, ये देखो नाम क्या है, राजेश, आजाद, शुभम, तो इनके, सुभाष, इनके घर में जाकर कि हेल्थ पे कितना, एजुकेशन पे कितना, लीगल पे कितना, पेट्रोल, डीजल, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, डोमेस्टिक, कमर्शियल और लोन, ट्रांसपोर्ट, सोशल, रिलीजियस, टोटल खर्चा कि आपका घर का पूरा जीवन कैसे चल रहा है। तो मैं जब इस गांव के पूरे डाटा को मैंने अपने गांव के सामने रखा कि मेरे गांव में 1800 घर हैं अगर, तो उन 1800 घरों की कैलकुलेशन निकल कर आती है कि 5 स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को मेरा गांव 20 करोड़ रुपया दे रहा है सालाना, जिसका रिजल्ट क्या है, पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे को नौकरी मिलना, ज्यादा से ज्यादा, ये रिजल्ट है पूरे गांव की मेहनत का। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंसेस है टोटल 9.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है मेरा गांव। जो सबसे खतरनाक जो मुझे समझ में आया, मेरे गांव का टोटल खर्चा निकल के आया 100 करोड़ और आमदनी निकल के आई 280 करोड़। ये मेरे गांव की आमदनी है। तो बचत कितनी होनी चाहिए? 180 करोड़, लेकिन साथ में लोन 316 करोड़ है। यानी मेरा पूरा गांव, पूरा का पूरा गांव माइनस में है। और जब मैंने अपनी टीम के 50 साथियों से कैलकुलेशन करवाया कि आप अपने गांव में जाकर पता करो, एक भी व्यक्ति के गांव की पोजीशन उससे अलग नहीं थी। और फिर मैंने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ट्रैवल ये किया कैलकुलेशन, मेरे गांव से 44 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है। तो मैंने अपने गांव के अंदर 15-15 घरों की मीटिंग करके बुला करके उनसे चेक करवाया और मैंने पूछा उनसे कि पिछले 5 साल में ऐसी कितनी एक्सीडेंटल डेथ हुई है जिनका बेनिफिट से मिला है। यकीन मानोगे 5 साल में मेरा गांव 200 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे कर चुका है और एक भी व्यक्ति एक्सीडेंटल डेथ से बेनिफिट नहीं लिया। इसका मतलब हम अनलिमिटेड पैसे की सप्लाई क्या कर रहे हैं, आप अपने जूते का पैसा, कपड़े का पैसा, चश्मे का पैसा, मतलब आप दाढ़ी बनाने का पैसा, शेविंग का पैसा, आप कॉपी का पैसा, पेन का पैसा या फल फ्रूट का पैसा कहां दे रहे हो?
कंपनी को। कंपनी यानी कि पूरा गांव मिलकर सारा पैसा उनको दे रहा है। तो एक दिन गांव खोखला हो ही जाना है, खाली हो ही जाना है, आपको बर्बाद होना ही है। इसका तरीका क्या है कि मेरे से पैसा निकले तो कंपनी को ना जाए, आपकी जेब में चला जाए, आपकी जेब से ना निकले उनको चला जाए, उनके ना उनका, यानी पूरा गांव इस बात की व्यवस्था बनाए कि पैसा वहीं घूमना चाहिए, सर्कुलेट हो, यहां घूमना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल कंपनी किसकी है। आप जाओगे दुकानदार, गांव में जाकर आप दुकानदार को चेक करो, एक भी हेल्दी आइटम नहीं है दुकानदार के पास। जितनी भी पैकेट वाली आइटम है सब कैंसरजनक है, उनके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या आइटम है। और वो सारे दुकानदार केवल बड़ी कंपनियों के सप्लायर बने हुए हैं, उनके एजेंट बने हुए हैं। एक दिन ये ऑनलाइन का बिजनेस उनकी सबकी बिजनेस को खा जाएगा और अब आपके पास उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? अपना पानी हो गांव के पास, अपना बीज हो गांव के पास, अपने डंगर हो, खाने की एक भी आइटम बाहर से ना आए, और उसके बाद जितना हो सके उत्पादन आपके गांव में होता हो, और नहीं होता हो तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ना कि कंपनीज को, वरना कंपनियों को राज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर कुल मिला के गल ये है भी सानू बैक गियर लाना पएगा ना। मैंने बैक गियर नहीं बोला भाई। फिर होर की होएगा? ये तो फिर मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ कर्जे को तरक्की बोलते हो, है ਤਾਂ नौकरी ना लगने को तरक्की बोलते हो, तलाक बढ़ जाने को तरक्की बोलते हो, डिप्रेशन में जाने को तरक्की बोलते हो, परिवारों के टूटने को तरक्की बोलते हो। भाई क्या बात कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं, ज्यादा दवाई खाने को तरक्की बोलोगे या ऐसी जिंदगी हो जिसमें दवाई खानी ही ना पड़े, वो तरक्की होगी। ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, फिर ਉਹਦਾ बहुत घाटा पै जाऊगा किसान ਨੂੰ। अरे भाई, जब पहले आप उसके अंदर जितना भी निकलता होता था ना, 10 मन भी अगर अनाज निकलता था ना, खर्चा तो 0 था, सारा का सारा प्रॉफिट था। अभी आपका 50,000 का तो माल निकलता है, उसमें खर्चा 60,000 कर चुके होते हो आप। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਹੈ, फेक, पूरा फ्रॉड। अगर इस बात को समझना है आपने, तो आपको क्या समझना है? आपको देखना यह है हरित क्रांति में यूज क्या होता है। हाइब्रिड बीज इस्तेमाल होते हैं और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, यूरिया डीएपी यूज होती है, यही यूज होता है। साथ के साथ आपको यह कहा गया एमएसपी पर आपको फसलों के दाम देंगे, लेकिन फसल के दाम गिना तो दिए 35 या 25, लेकिन दे रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 पर। तो अब जिस पर दे रहे हैं सारा किसान उसी को बोने लग जाएगा। तो जो मल्टी लेयर क्रॉपिंग थी या जो प्राकृतिक खेती थी या जो जमीन का पोषण दूसरी फसलों से पूरा करने वाला काम था, वो तो हो जाएगा खत्म। अब उसके अंदर हाइब्रिड बीज डालने लग गए। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हो गया एक दिन, एक मिनट बैठे हुए थे, मैंने बोल दिया ये सारा फ्रॉड है। मैं कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सारी फ्रॉड है, एनडीआरआई फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹ पूरी फ्रॉड, टोटल फ्रॉड कह रहा हूं ना। अब वो प्रोफेसर जो था वो उलझ गया, साइंटिस्ट था भैया जी, कहने लगा ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा बताओ डॉक्टर साहब, आप बताइए। बोला हम इतने विकसित बीज देते हैं बनाकर। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन दे देता हूं, आप मुझे बता देना, अगर मैं गलत हूं तो मतलब मेरे को बता देना, मैं ठीक कर लूंगा भविष्य में उसको। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣਾ टिमका। ऐसे कह रहे ना। अब मैं उस साइंटिस्ट से यही बात कह रहा हूं, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसीलिए उनको बनाया ही इसलिए गया है ना भाई। उसको नेता आकर के एंडोर्स करेगा, अभिनेता आके एंडोर्स करेगा, उस पर करोड़ों रुपया खर्च होगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, सिंपल सा फंडा है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं, साइंटिस्ट से सिर्फ इतना पूछ लेना, आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। भाई देखो, मैंने मान लो ये कॉपी बनाई है, मेरी फैक्ट्री है और मैंने ये कॉपी बना दी। अब आप इस कॉपी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इस कॉपी के अंदर कमी ढूंढनी पड़ेगी। फिर आपको इस कॉपी को बनने की सारी प्रक्रिया पता होनी चाहिए, और इससे बढ़िया बनाने का काम आप केवल तब कर सकते हो जब इस कॉपी को बनाने वाले आदमी से ज्यादा नॉलेज आपको होगा, है कि नहीं? ऑब्वियस। अब जो देसी बीज हैं प्राकृतिक रूप से, वो किसने बनाए? कुदरत के बने हुए, कुदरत ने बनाए। इसका मतलब यह हुआ कोई भी व्यक्ति कुदरत के बीज से बढ़िया बीज बनाना चाहता है तो उसके पास कुदरत से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो कुदरत से पैदा होकर के कुदरत से ज्यादा नॉलेज रखता होगा? मतलब मेरे जस्ट एक क्वेश्चन था, मैंने साइंटिस्ट साहब से पूछ लिया। मैंने कहा देखो, परमात्मा को मानो या कुदरत को मानो,
यदि आपको उससे ज्यादा बढ़िया बीज बनाना है तो सबसे पहले आपको वो बीज कैसे बना उसकी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको वैसा का वैसा बीज बनाना आता है? अगर आपको वैसा का वैसा बीज बनाना नहीं आता है, आप वैसा बीज अपनी लैब में नहीं बना सकते हैं, तो उससे बढ़िया बीज बनाने की प्रक्रिया आपके पास कहां से आई? जब आपको वही बीज बनाना नहीं आता। आप उस बीज में छेड़खानी तो कर सकते हो, आप उससे बढ़िया बीज नहीं बना सकते, उससे अलग बीज बना सकते हो। आप जो बीज बनाओगे वो बीज उस बात को ध्यान में रख के होगा कि आपको क्या चाहिए। आप बनाओगे पैसे को ध्यान में रख के, आप बनाओगे उत्पादन को ध्यान में रख के, आप बनाओगे अपनी जमीन को ध्यान में रख के, आप बनाओगे अपनी जरूरतों को ध्यान में रख के, और जो कुदरत ने बनाया हुआ है पूरी सृष्टि को ध्यान में रख के, सारे जीवों को ध्यान में रख के, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ध्यान में रख के। यानी तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो तुम प्रकृति से ऊपर हो गए और तुम उससे बढ़िया बना दोगे। क्या बात करते हो यार। सही बात है। फिर जो चाइना बना रहा है, चाइना है तो मैंने सुना है कि अभी गन्ने का भी ਜਿਹੜਾ बीज है वो बांस नाल उन्होंने वो करके क्रॉस ब्रीड करा के जरूरत क्या है मुझे ये तो बता दो। नहीं फिर वो सारा खत्म। जरूरत, मैं तो कह रहा हूं जरूरत क्या है? प्रोड्यूसिंग ज्यादा क्या करके क्या करोगे? अभी आपके पास आपकी जरूरत से 20 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है, तो अब क्या कर लिया आपने? अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप कर्जे में हो, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप डिप्रेशन में हो, इतने बाद भी आपका समाज टूट रहा है और आप बीमार हो, तो इससे ज्यादा करके इससे उल्टी दिशा में ही जाओगे ना। मुझे तो ऐसा दिख रहा है। आपको अगर उससे सही दिशा दिख रही होगी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई बताए मुझे उससे ज्यादा कि आप उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो तब करोगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जमीन कम हो रही है और उत्पादन ज्यादा चाहिए है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ बीज ਦਾ ਦੋਗਲਾਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ टोटली फेक है। आप ही बताओ, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ भी बढ़िया है। आपको दोगलाकरण हो गया ये तो बता दिया, उस दोगलेकरण में हुआ क्या ये तो बता दो। उस दोगलेकरण को करना क्यों पड़ा? क्योंकि उस दोगलेकरण को अगर वहां पर पैदा करना है उस बीज को, तो उसको ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी के लिए आपको नीचे बोर करना पड़ेगा। बोर करने के लिए नीचे का पानी बाहर निकालना पड़ेगा। नीचे का पानी बाहर निकलेगा तो अंडरग्राउंड पानी नीचे जाएगा। अंडरग्राउंड पानी नीचे जाएगा तो वो आप बिना मोटर के नहीं निकाल सकते। बिना मोटर के नहीं निकाल सकते तो बिना बिजली के नहीं निकाल सकते, और बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगी तो आप कल को रोटी भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपको पास पानी नहीं तो आपके पास फसल नहीं। फसल में वो जो बीज आपने बोया है, एक बार दोगला बीज अपनी खेत में बो दिया है तो देसी बीज वहां उगा करके दिखाओ, क्योंकि आपको उसके लिए ज्यादा भारी मशीनरी चाहिए। आप देखोगे पहले 30 हार्स पावर का ट्रैक्टर, फिर 45 का, फिर 50 का, फिर 60 का लाते जाओ, भारी से भारी ट्रैक्टर लाते जाओ, आपका पार नहीं पड़ रहा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने वहां पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी सब कचरा डाल करके उस जमीन को पत्थर बना लिया है। वहां देसी बीज होगा नहीं, कम पानी वाली फसल होगी नहीं, तो कंट्रोल उनके हाथ में होगा। और फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि भैया जी ट्रैक्टर कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की, और ड्रोन कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की, पेट्रोल के ऊपर भी कब्जा रॉकफेलर का, पेस्टिसाइड यूरिया भी रॉकफेलर का। पेस्टिसाइड यूरिया से बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद जो दवाई खाते हो फार्मा कंपनी की, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, और एक और कमाल की बात बताऊं, जितनी भी देश दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई है, उसकी भी रिकमेंडेशन और उसको भी जो स्पॉन्सरशिप है करिकुलम की, वो रॉकफेलर फाउंडेशन की है। और जब आप सर्च करोगे कि 1970 के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की थी। और उसको लाने वाला जो था वो स्वामीनाथन था, जो जिसकी लड़की, स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसकी हरामी लड़की अभी उसमें वर्ल्ड बैंक उसके अंदर WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट थी, जिसने कोरोना के नाम पर देश दुनिया को बुद्धू बनाया। और उसको WHO तो ठीक है, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन का। अच्छा वो भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी फार्मा कंपनियां हैं, सबका सिलेबस WHO बना रहा है। और सर डॉक्टर, अरे भैया देखो टेक्नोलॉजी, अगर लोग सर्च करेंगे इसको देख, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करने का मुझे क्या शौक है। सारा ऑनलाइन का जमाना है, सर्च करो रॉकफेलर फाउंडेशन कहां कहां घुसा हुआ है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसने चालू की? बोला रॉकफेलर फाउंडेशन ने। यहां तक कि म्यूजिक के नोट्स जो कि 432 होता था उसको बदल के 440A करना भी रॉकफेलर फाउंडेशन का गेम था, क्योंकि उस म्यूजिक के नोट्स को बदलने से आपके अंदर डिसहार्मनी आती है, आप डिस्टर्ब होते हो। यह भी नहीं आपको पता जितना डीजे था, म्यूजिक सिस्टम था, माइक था, ये लाने का खेल भी रॉकफेलर फाउंडेशन का था। फिर तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा भाई तो यही हो गया। ये तो आप तय करो, आप दुनिया पे क्लेम करते हो कि आप छोड़कर भागते हो उनसे डर करके। तो फिर इसका यही यही सोल्यूशन है जो आपने बताया है कि अभी फिर गांव के बीच ही जो हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। देखो, यदि आप बस ज़्यादा नहीं, लॉकडाउन के दौर को अगर आप याद कर लो तो आपने देखा होगा कि 21 दिन में आपके पेड़ों के ऊपर सारी चिड़िया और सारे पक्षी वापस लौट आए थे। वो चींची वापस आ गई थी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपके नेगेटिविटी, आपकी गाड़ियों की पी पी टी टी से छुटकारा मिल गया था। और आपने देखा कि लाइफ थोड़ी स्मूथ और हैप्पी हो गई थी। लोग आपस में बात करने लग गए थे और लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि यार जिंदगी असल में होती क्या है, आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है इस धरती पर, हैं क्या, किस लिए आए हैं, क्या कमा कमा के रॉकफेलर फाउंडेशन को पे करने के लिए आए हैं, या कंपनियों को पे करने के लिए आए हो, या किसी की नौकरी बजाने के लिए आए हो, या मतलब क्या ये कपड़े पहन के क्या करोगे? अभी ठोकर लगे और धरती में गिर जाओ तो ये कपड़े ये कहेंगे यार उतारो इनको, ये वाले जलेंगे नहीं, अच्छे से जलने वाले डालो इनके ऊपर। सही तो बात मतलब तब तो हम ढूंढते फिरेंगे दूसरे वाले कपड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, असल कमाई जो है, असली धन जो है वो सेहत है, मेंटल पीस है। अब आप देखो, ये रेनबैक्सी का मालिक था, राधा स्वामी वालों को 600 करोड़ रुपया दान दे दिया था। 600 करोड़ था कि 6000 करोड़, कुछ ऐसा, 600 करोड़ दे दिया। ठीक है, चला गया कि बाबा जी जो है शांति देंगे, ब्यासवाड़ा के पास पहुंच गए और भाई ये नामदान ले लेंगे तो अपन परमात्मा को पा लेंगे, क्योंकि 600 करोड़ में तो शांति मिल नहीं रही है, उसमें तो मजा आ नहीं रहा है। ठीक, अब उसने जब दे दिया, अब पता लगा कि बाबा जी तो सारा का सारा नेताओं के साथ घुलमिला हुआ है, क्योंकि 600 करोड़ दे के अब मुकदमा कर रहा है कि मेरे वापस दे भाई, तू तो साला फ्रॉड निकला। ठीक है, फिर वो चक्कर में पड़ गया। मतलब उसका 600 करोड़ भी नहीं, तो आपके 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 किले, 50 किले, क्या फर्क पड़ रहा है? बिल गेट्स के पास 3.25 लाख एकड़ जमीन, उसका अभी भी नहीं भर रहा। अडानी रोज के 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसका अभी भी नहीं भर रहा। मतलब करोड़ों रुपया का बनाने के बाद, प्राइवेट जेट होने के बाद नरेंद्र मोदी का अभी नहीं भर रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद खुजलीवाल का कुछ नहीं हो रहा, इधर मतलब किसी का नहीं भर रहा। तो आप करने क्या आए हो? बेसिकली आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि आपका जीवन का मकसद क्या है, ये ढूंढना है आपको। और वो मकसद एक सिंपल सा फंडा है, इंसान सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से पढ़ते आए हैं। उसको समाज से तोड़ दोगे तो वो प्राणी बचेगा ही नहीं। तो यानी कि आपको समाज में ही रहना होगा और समाज आधारित व्यवस्था ही बनानी होगी यदि आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। तो ये कंपनियों के लिए काम नहीं करना है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਢਿਮਕਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਟਰੋ ਐਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟਰੋ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਐਸਟਰੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? देखो भाई, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं मानता हूँ। ओके। और मैं अच्छी तरह मानता हूँ। और अगर आप परमात्मा की बात करते हो तो आप फ्रॉड हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो, आदमी ने ऐसा कोई शब्द बनाया नहीं होगा जो उसको एक्सप्लेन कर सके जिसने आदमी को ही बनाया है। नहीं, सही है। जिसने आदमी को बना लिया, अब आदमी उसको एक्सप्लेन करेगा। नहीं, फिर रब दे अस्तित्व ते भी सवाल उठ रहे हैं ना, भी रब है नहीं, गॉड इज फ्रॉड, इदां दे सवाल करे जा रहे हैं। देखो, आप उसका कुछ तो नाम दोगे, कोई पावर, कोई फोर्स, कोई एनर्जी,
कोई कुछ तो अस्तित्व में होगा ना, मतलब कुछ तो ऐसा है जो इतना सिस्टमैटिक है कि एक्यूरेसी का जो रेट है वो कम हो ही नहीं रहा है। मतलब इतनी स्पीड से कोई चीज फेंकोगे और इतना अगर घर्षण होगा तो इतनी देर बाद रुक ही जाएगी, ये तय हो रहा है। आदमी ने तो ये तय नहीं किया है, कर भी नहीं सकता। और आदमी के अंदर अगर जाकर देखोगे तो कैसे कैसे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, कैसे बैक्टीरिया चल रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन है, मशीनरी चल रही है, कैसे शरीर के अंग हैं और उनका साइज, उनका फंक्शनिंग, कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा है कि हार्ट कह दे, मतलब लंग्स को कह दे कि भैया आज तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा कर दूंगा। ये एक सेकंड के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, किसी तरह का कोई मिसकैलकुलेशन नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। इतनी एक्यूरेसी अपने आप तो नहीं हो सकती, देयर मस्ट बी समथिंग। आप एक्सप्लेन कर पाओ या ना कर पाओ, ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करेगी। आप मानो या ना मानो, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसे आप रब कह रहे हैं, मैं उसे एनर्जी कह सकता हूं, मैं उसे फोर्स कह सकता हूं, मैं उसे अल्लाह कह सकता हूं। ओके, मैं थोड़ी इस गल नाल सहमत हां भी एक एनर्जी आ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ? मुझे तो नहीं लगता। बाबा नानक को देखोगे आप, उन्होंने तो नहीं कहा ना, उन्होंने तो रास्ता दस्या। क्योंकि मैं जिन्ना सिक्खी बारे जानदा, जिन्ना सिक्खी बारे जाना, वो ये कह रहे हैं अगर रब आप में नहीं है तो वो कहीं नहीं है, मेरे में नहीं है तो कहीं नहीं, इसमें नहीं तो कहीं नहीं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो है तो वो ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है। घट घट में हर जू बसा है, मतलब वो कोई भी, मतलब उसका मतलब कहीं भी जाओगे आप, वो यही कहेगा, वो अल्टीमेटली ये कहेगा। दूसरी बात, साथ में वो ये भी कहेगा यदि आप उसके बनाए रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपको सृष्टि के प्रत्येक जीव को उससे मिलवाने की दिशा में ही काम करना पड़ेगा। आप उसके रास्ते से अलग नहीं चल सकते और आपको हर जीव के अंदर वही देखना पड़ेगा। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अलग हैं और कोई दूसरा जीव अलग है। और जब परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला, मैंने कोई ऐसा पंथ नहीं देखा है जो ये कह रहा है कि सिर्फ जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही परमात्मा है या वही रब है। मैंने नहीं। तो ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇवी देवते पीर पैगंबर अवतार औलिए जिन्ने भी होए है, वो एक रब दे मैसेंजर ऑफ गॉड, सिंबॉलिक हैं वो। हाँ, वो सिंबल हैं, वो आपको समझाने के लिए कुछ बताएंगे। मतलब मैं आपको जेडी सुप्रीम पावर है उसके बारे दर्शन आए है, वो कुछ भी आप उसको देखो। मैं तो एक्सप्लेन करने वाला कौन हूँ इस पे? मतलब मैं तो सिंपल सी बात है, इस कमरे में मौजूद कोई चीज इस कमरे के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? ये कमरा वो नहीं है जो मुझे दिख रहा है, आप वो नहीं हो जो मुझे दिख रहे हो, और मैं वो नहीं हूँ जो आपको या किसी को भी दिख रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ वो होती ही नहीं जो आपको दिखती है, वो चीज़ कुछ और होती है। अभी आपको देवेंद्र ये दिखाई दे रहा है जो बोल रहा है, पर अंदर जो है जो बोल रहा है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है। और वो जब निकल जाएगा तो ये जिसको आप देवेंद्र बोल रहे थे ये बॉडी हो जाएगी। नरक ते स्वर्ग हुंदा मुझे लगता है होता है। और मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि नरक जो है वो आपके ही पश्चातापों का एक ऐसा सर्कल है, विशियस साइकिल, जिसमें आप ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर इसको थोड़ा सा और आगे चले जाओगे, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज, यानी आप भी, मैं भी, एक ही चीज है जो हर जगह पॉसिबल है, जिसको परमात्मा कह रहे हो वो मैं एनर्जी कह रहा हूं। ठीक है? और एनर्जी हैज अ वाइब्रेशन, एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन है। लाइट की भी है, अब साउंड की भी है। अब जैसे साउंड है 20 हर्ट्ज से लेके
20 हर्ट्ज ये है और 20,000 हर्ट्ज ये है, इसके बीच की आवाज को इंसान सुन सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इससे नीचे नहीं होती और इससे ऊपर नहीं होती। इससे नीचे वाली को इंफ्रासाउंड बोलते हैं जो चमगादड़ों को सुनाई देती है, और इससे ऊपर वाली अल्ट्रासाउंड है जो कि डॉल्फिन को या फिर उसको कुत्ते को सुनाई दी जाती है, वो हमको नहीं सुनती है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी और इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी है जो हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन वो है। इसी तरह से ये लाइट है, जैसे जो आप दिख रहा है मुझे, और जो दुनिया को दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है इंसान को, उसकी फ्रीक्वेंसी है विबग्योर, वायलेट से लेकर के आर रेड तक। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, यानी वायलेट से ऊपर फ्रीक्वेंसी भी है और रेड से नीचे फ्रीक्वेंसी भी है, वो हमें दिख नहीं रही है। अब हमारा जो जीवन है, हम जो जी रहे हैं जिस लेवल पर, वो एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिसको मैं आपको अब मैं कहूंगा जो 84 लाख जोनियां हैं, या मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले जाऊंगा। आप कीड़े मकोड़े की शक्ल में पैदा हुए, उससे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, बाहर नाली से बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे सरीसृप की रूप में चले जाएंगे, फिर आपको टांगे लग जाएंगे, फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप थोड़े बड़े, और फिर इंसान आ जाएंगे। मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उससे ऊपर ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, और फिर इंसान आ गया। इंसान के आने के बाद इंसान के पास बाकी जीवों से एक अलग चीज मिली, सिर्फ इंसान के आने के बाद इंसानी जीवन में, और वो मिली उसे फ्री विल। मतलब तू अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से अब अपने जीवन को जी सकता है। बाकी कोई भी जीव इस सृष्टि में अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। जैसे कुत्ता है, सड़क पे चल रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, उसके इंस्टिंक्ट्स पे चलता है, वो अपने आप, मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसका, प्लान करके नहीं करता, ना प्लान करके भौंकता, ना प्लान करके दौड़ता, वो चलते चलते वापस मुड़ जाएगा, चलते चलते कहीं भी चल पड़ेगा। ये फैक्ट है, आप देख लो जितने पक्षी हैं, कैसे पता पक्षी को कैसे पता चलता उधर पानी है, यहां से पानी दिख गया उसको प्यास लगी, उसके इंस्टिंक्ट में आया उधर दौड़ना है, वो उधर उड़ना चालू कर देगा। कुत्ते को इंस्टिंक्ट में आया इधर जाना है, वो चल पड़ेगा, और वो भटक रहा है, भटकते भटकते उसको सारी दिशाओं का ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया। मधुमक्खी को रास्ता पता चल गया अपने घोंसले का, सारे पक्षियों को पता अपने घोंसले का, इतनी दूर से प्रवासी बन गए, उनको क्या नेविगेटर लगा है, कोई जीपीएस थोड़ी लगा उनके। हाँ, वो इंस्टिंक्ट से चलते हैं, वो कभी भी फ्री विल से नहीं चलते, जो ऊपर से आदेश आया कुदरत से उसी को पकड़ के वो लोग चलते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ? अभी मैं आदमी पे आ रहा हूं, अब आदमी आ गया, आदमी ने बोलना चालू कर दिया और आदमी को मिल गया फ्री विल। अब वो अपनी मर्जी से तय करेगा। अब आपके यहां कुंडलिनी है आपके पास, ठीक है, अब आप अपनी कहां तक की फ्रीक्वेंसी को रेज कर पाते हो। यदि आपका पर्पस क्या है इस धरती पर पैदा होने का, मैं ये मान रहा हूं आपका पर्पस है अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना। दिस प्लेनेट, ये धरती, ये केवल एक ट्रांजिशन फेज है, ये केवल एक ट्रांजिट है, जैसे कि आर्मी वालों के लिए ट्रांजिट बेस कैंप होता है। दिस इज अ बेस कैंप। अब यहां से आपके ऊपर है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है या लो करनी है। जब भी आप कुदरत के बनाए गए नियमों का पालन करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होगी, ऊपर जाओगे, ऊपर आपको स्वर्ग मिलेगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, दूसरे जीवों को मारोगे, दूसरों को सताओगे, गलत चीजें खाओगे, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे, किसी और के प्रति दूसरी भावनाएं रखोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी और नीचे नरक बोला गया। ये बोला गया सिंबॉलिक तरीके से। फ्रीक्वेंसी ऊपर होना ही स्वर्ग है। आप अभी ध्यान में बैठोगे, आपको सब दिख जाएगा कि कहां स्वर्ग है। और जब आप फ्रस्ट्रेटेड होगे और गुस्से में होगे और आप अंदर से गुस्से में होगे, अभी दिख जाएगा कि नरक कहां पर है। सब कुछ यही आपको दिख जाएगा, एक ही टाइम पर आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। परंतु ये देखने के लिए आपको इतना विजिबल होना, आपको बंद आंखों से देखना सीखना पड़ेगा। आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, आपको सरेंडर करना सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को सौंपना पड़ेगा उस प्रकृति को। अगर आप ये कर सकते हो, जिनकी खोज में जो सरेंडर कर चुके हैं, जो परमात्मा से कनेक्शन जिनका बनता है, उनकी खोज के लिए भी हम लोग निकले हैं कि किसी तरह से वो लोग हमको मिलें जिनको पुराने टाइम में ऋषि मुनि कहा करते थे कि वो हमको रास्ता दिखा सकें कि अभी जाना कहाँ है, फ्रीक्वेंसी रेज करने के और क्या क्या रास्ते हैं। दिस इज आल्सो व्हिच मैं जो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਚ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੰਧੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ शरीक किसको कहेंगे? ਸ਼ਰੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ठेकेदार? नहीं नहीं नहीं, शरीक हो गया कि रब दे बराबर एक होर रब खड़ा कर देना। नहीं, ये आदमी ने कोशिश करी, मुझे नहीं लगता कि जिसको परमात्मा की समझ हो इन्हां दा जाएगी। कोई अस्तित्व हुंदा है बंदियां दा? देखो, मैं इतनी बात कहूँगा भाई कि जिसको परमात्मा का आभास हो जाएगा वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हाँ, जिसको कभी आभास हो जाए और उसे कुछ चीज़ें पता लग जाएं तो फिर वो इस पे अपनी दुकान जरूर खोल सकता है, लेकिन फिर उसको वो दूर हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से असल रास्ते तो भटक जाएगा, कनेक्टेड नहीं रह पाएगा वो। मतलब वो कनेक्शन बना के रखने के लिए आपको निश्चल रहना पड़ता है, और निश्चल आदमी को जूते ही पड़ते हैं, क्योंकि निश्चल आदमी सच बोलेगा तो बहुत से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, भावनाएं आहत होंगी तो जो शुरू में बोला था फिर गोली लगेगी। एस्ट्रोलॉजी का कोई अस्तित्व है? हाँ बिल्कुल, इससे साइंस और पूरी कैलकुलेशन है, बस उसका आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। ऐसा मैंने अभी तक के अनुभवों से देखा है, जितने एस्ट्रोलॉजर मुझे मिले हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बोलते थे, और मैंने वो कैलकुलेशन करने वाले लोगों के अंदर ये चीज़ देखी है कि वाकई में ये साइंस है, मतलब इट्स साइंस एंड प्रूवन साइंस। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शुभ है, किस दिन किस चीज़ दान करना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शुभ है, ये सारी चीज़ां मायने रखती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि देखो हर एक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ पर है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके लिए किस रंग से आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होगी। दूसरा, आदमी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक ऐसी बात संस्कृत में कही जाती है, इसका मतलब है जो शरीर में है वही दुनिया में, वो ब्रह्मांड में है। अब धरती पर देखोगे या पृथ्वी आदमी के शरीर में देखोगे 71% पानी है और 29% जो है वो है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंड, जो खोजे सो पावे, जो खोजे सो पावे। तो यानी कि जो धरती पर है वही अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वही अंदर है। या और धरती पर है 71% पानी और 29% बाकी की चीजें, जो मांस मज्जा हड्डी ये सब सारी चीजें बाद की बात है। अब यदि इस कैलकुलेशन को थोड़ा गौर से देखा जाए, समंदर में ज्वार भाटा आता है चांद के अट्रैक्शन से, उसके अंदर टाइड्स आते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। इसका मतलब है चांद की पोजीशन की वजह से हमारे शरीर में जो पानी है उसमें भी ज्वार भाटा आता होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जब चांद का भी इतना असर हो रहा है तो बाकी के ब्रह्मांड के पिंडों का भी अट्रैक्शन तो पक्का हो रहा होगा, यानी उनकी पोजीशनिंग की वजह से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗਣ ਗਣ ਜੋਤ ਕਾਂਢੀ ਕੀਨੀ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣਾਵੇ ਤਤ ਨ ਚੀਨੀ, ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਾ ਮਿਣਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ये टोटली वेस्टेज हैगी है, तुसी इस चीज़ पे ध्यान ना दो, सिर्फ एक परमेश्वर का ध्यान करो। हाँ, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि तारीख के ऊपर निर्भर होकर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप जो करते हो उसका इम्पैक्ट जो है आपके कर्म का ही फल मिलना है, वो ये कहने की कोशिश कर रही है गुरबाणी। गुरबाणी आपको ये कह रही है कि उस अंधे भरोसे पर नहीं पड़ना है। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि उस जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ आप रेफरेंस के तौर पे मानकर चल सकते हो, पर वो सब कुछ नहीं है। यहां पर एक और चीज आती है कि मान लीजिए एक इस पिंड के ऊपर अट्रैक्शन है, तो अगर ये इससे दूर जाना चाहे तो दूर तो जा सकता है ना, उसके पास आना चाहिए तो आ सकता है। यानी आप उस अपने कर्मों से उस इफेक्ट को कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो, और यदि आप केवल परमात्मा में ध्यान रखते हो तो आपका मैक्सिमम ध्यान अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने पे होगा, तो आप उससे अपने आप पीछा छूट जाएगा और आप अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे जहां फ्रीक्वेंसी रेज होके ऊपर उस परमात्मा के साथ मिल रही हो आपकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक है, ओके, हुण आपां दुबारा अपने वर्ल्ड च आउंदे हां जी। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹੀ ਥੋੜਾ एमएलए होगा। देखो अभी भी वैसे ही हो रहा है। अगर आपको ना ध्यान हो, देश के और समाज के और गांव के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पूछा जाता कि आपका कैंडिडेट कौन सी पार्टी से कौन होना चाहिए। कोई भी पार्टी अपना कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, चाहे पैसे लेकर डिक्लेयर करे, चाहे किसी से सेटिंग करके डिक्लेयर करे, चाहे वो किसी भी तरह से करे। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक का तो कोई से है नहीं। दूसरी बात, जब सरकार बन जाती है तो कानून बनाने पर भी पब्लिक से कोई राय मशवरा नहीं हो रहा है। तीसरी बात, जब सरकार को कन्फर्मेशन हो जाती है या नेता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपका जीतना इस चीज से तय है और उसमें पब्लिक का सेंटीमेंट या पब्लिक की वोट का कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी आप इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर सकते हो, आप वोट मैनेज कर सकते हो, आप ईवीएम को मैनेज कर सकते हो, आप वहां काम कर रहे अधिकारी को मैनेज कर सकते हो कि वो जीता कोई और था डिक्लेयर कर दे किसी और को, डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट जिसको मिल गया वही माना जाएगा। अगर आपको उन चीजों के ऊपर भरोसा होता है तो फिर पब्लिक उसमें सेकेंडरी हो जाती है। और ऐसे किसी देश के अंदर जहां अनपढ़ता इस लेवल पर हो और जहां वोटर को यह ही ना पता हो कि मुझे वोट क्यों करनी है, और जब यह भी ना पता हो कि कैंडिडेट मेरी मर्जी से चुना जाना चाहिए, ऐसी जगह पर लोकतंत्र के नाम पर मैं इसे मजाक ही कहूंगा देश की जनता के साथ हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इट इज अप टू यू, लेकिन मेरी तरफ से तो ये मजाक हो रहा है इस देश की जनता के साथ। और वोट्स आपसे पूछकर नहीं जा रही है, आप नहीं दे रहे हो, वो उनकी मर्जी है, वो किससे लेना चाहते हैं किससे नहीं। और यही कारण है कि पब्लिक सेंटिमेंट का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा और देखो हुक्मरानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भैया जी हम मतलब हमारे देश की आवाम हमारे इन कानूनों को नहीं मान रही है, और बैकडोर से आ गए और फिर बैठे रहे यहाँ पर। डल्लेवाल साहब बैठे रहे, देखो कैसे पंजाब के बॉर्डर पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तय कर रखा है हुक्मरानों ने कि हम इसमें शामिल हैं। और इसमें मैं नहीं मानता कि खाली बीजेपी शामिल है, इसमें कांग्रेस भी उतनी ही शामिल है, आम आदमी पार्टी भी उतनी ही शामिल है। इसलिए पूरी तरह से मुद्दा कभी नहीं उठाएंगे, जो सूट करेगा जितना बोला जाएगा उतना ही उठाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस वक्त चुनाव हुए थे तो 3 चुनाव हुए थे, गुजरात का, पंजाब का और हिमाचल का। उसमें से गुजरात बीजेपी को मिल गया, आम आदमी पार्टी को पंजाब मिल गया और कांग्रेस को हिमाचल मिल गया। तीनों शांत हो गए। कौन बोलेगा अब कि वोट चोरी हुई है या फिर आपका इलेक्शन मैनेज हुआ है या फिर ईवीएम सेट हुई है, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे आपको फिर रगड़ दिया जाएगा। और चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे फिर योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, मुझे तो कोई फर्क इनके अंदर नज़र नहीं आता। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नज़र आते हैं।